हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1F विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत निरक्षीय स्थिति का व्यंजक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम शुरू करते हैं 2021-22 के नए सेशन के लिए निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति का व्यंजक हल किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है आपका, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कल हमने देखे थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों में फ़र्क ये था कि अक्षीय स्थिति में जो है अक्ष पर ही बिंदु था, जो बिंदु हमको निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो अब निरक्षीय स्थिति में सबसे पहले तो देखो चित्र का वर्णन करेंगे, जैसे हमने पहले किए थे। तो चित्र का वर्णन करेंगे तो चित्र में देखो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है भाई, ए बी। तो ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो चित्र में वर्णन करेंगे तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी 2L है। जैसा हमने चित्र का वर्णन उसमें किए थे वैसे ही करेंगे। उसके बाद इसके मध्य बिंदु ओ से, देखो मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जिस पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। ठीक है, इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P से A को मिला देंगे और P से B को मिला देंगे। तो इस तरह से जो है मिलाने के बाद में एक त्रिभुज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखो ये वाली जो भुजा है ना, इसको हम E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, E1। और ये जो भुजा है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हम E2 मान लेते हैं। ठीक है, और जो बीच में जो रेखा है ना, वो भाई बीच में जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम निरक्षीय स्थिति में चित्र का वर्णन करते हैं। तो देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देखो ये डायग्राम है। तो डायग्राम में आप कैसे वर्णन करेंगे, डायग्राम का वर्णन ऐसे करेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखो ठीक है, ए पर कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश, और बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। बिंदु मतलब ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, देखो ए बी के मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है, जिस पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हमने ए से किसको मिलाए, पी को मिलाए, और बी से भी हमने पी को मिला दिए। तो किसका निर्माण हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये इनके बीच की दूरी 2L होती है, तो पता ही है आपको। अब मध्य बिंदु ओ से जब ये बढ़ गया तो भाई ये दूरी आधी आधी L में बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक के कितनी दूरी हो गई, L दूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए द्विध्रुव के मध्य जो है कोण, तो ये कोण जो बनेगा उसको हमने क्या नाम दे दिए, थीटा। यहाँ पे भी बनेगा थीटा और यहाँ पे भी बनेगा थीटा। अब हमको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चित्र का वर्णन तो आप वैसे ही करेंगे। देखो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2L है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने अक्षी में वर्णन किए थे वैसे ही यहाँ पे भी वर्णन कर देंगे चित्र का। अब भाई देखो हमने वहां पे लिखे थे ना, बिंदु ए के कारण और बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 निकाले थे, वैसे ही यहाँ पर हम बिंदु ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे।
तो देखो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले कौन से बिंदु के लिए निकालेंगे हम, बिंदु ए के लिए। तो बिंदु ए के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, हम इसको क्या मान लेते हैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। अब AP क्यों लिए, किस बिंदु की बात कर रहे हैं, बिंदु ए की। बिंदु ए से बिंदु P तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, AP। तो यहाँ पर दूरी रहता है ना, नीचे में दूरी का वर्ग मतलब R का वर्ग, तो यहाँ पर दूरी का काम कौन कर रहा है, बिंदु P जो है वो बिंदु A से कितने दूर है, AP दूर है, मतलब A से P तक की दूर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर। अब AP स्क्वायर की दिशा किधर है भाई, देखो दिशा कहाँ पे है, डायरेक्शन देखो, ये एरो का चिन्ह दिख रहा है ना आपको ऊपर यहाँ पे। तो A से लेकर के कहाँ पे है, P की ओर। तो क्या लिख लिए हमने, AP दिशा में, क्योंकि E1 का मान निकाल रहे हैं और E1 का डायरेक्शन किधर है, AP दिशा में, और ये E2 है, इसका डायरेक्शन किधर है, PB दिशा में। तो अभी हम E1 के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 ही लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, क्यों लगता है ये तो पता ही है आपको कूलाम के नियम से, यहाँ तो क्यू रहता ही है, और नीचे में क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर, AP दिशा में। अब जैसे हमने अक्षीय स्थिति में AP का मान निकाले थे ना स्टूडेंट्स, वैसे ही यहाँ पर भी हम AP का मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अभी ये सोचिए कि यहाँ पे AP का मान नहीं है ना, अभी यहाँ पे AP का मान नहीं है, ये निकाल के हमने डायग्राम में लिख दिए हैं। तो अब AP का मान नहीं है तो निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, जब हमने निरक्षीय स्थिति में डायग्राम बनाए तो त्रिभुज का निर्माण हुआ, और इस आकृति को देखकर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो त्रिभुज समान हैं, है ना, मतलब कि समरूप त्रिभुज का निर्माण हो रहे हैं दो। तो अगर हम मान के चलो AP का मान निकालते हैं, यहाँ से किसका मान निकालते हैं, AP का। तो जब AP का मान निकालेंगे तो ये कर्ण का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, कर्ण का। तो AP का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, इस त्रिभुज में बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में लगता है, और इसमें जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई L है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, R है। तो अब आप ही बताइए, जब इसमें लंब और आधार दिया है तो क्या हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो देखो कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, AOP, कौन सा त्रिभुज, AOP, या आप उल्टा भी बोल सकते हो इधर से, POA, ठीक है। तो कौन सा समकोण त्रिभुज, AOP या POA में क्या हो जाएगा भाई, देखो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, लंब का मान हम PO है, मतलब लंब भुजा क्या है, PO, और आधार भुजा क्या है, AO। तो देखो PO का वर्ग प्लस AO का वर्ग बराबर AP का वर्ग, कुल मिला के इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, AP का वर्ग मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, PO का वर्ग धन OA का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, PO का मान कितना है यहाँ पे, PO की जगह क्या है यहाँ पे R, तो यहाँ पे क्या जाएगा R स्क्वायर, और OA की जगह क्या है स्टूडेंट्स L, तो छोटा l का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर, है ना। मतलब कि कुल मिला के हाँ, अगर हम यहाँ पे मान निकालेंगे रखेंगे, तो मैं ऊपर बताती हूँ यहाँ पे, तो PO जो AP है, सॉरी, AP का वर्ग बराबर क्या है यहाँ पे, PO का वर्ग धन OA का वर्ग। PO का मान है R, तो R स्क्वायर, और OA का मान है L, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, L स्क्वायर। तो स्पष्ट सी बात है, हमको सिर्फ AP का मान चाहिए ना,
तो ये AP स्क्वायर का हो गया। और अगर हमको AP का चाहिए तो भाई सिंपल सी बात है, वर्ग निकल के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वर्गमूल बन जाएगा। ये बात तो आपको पता ही है। तो इस तरह से AP स्क्वायर का मान R² प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं, या अगर AP सिर्फ अकेला AP चाहिए तो उसका मान हम क्या लिख सकते हैं, √R² प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से जो है यहाँ पे AP का मान निकल के आया। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ था ना पहले से, क्या लिखा हुआ था, √R² प्लस L स्क्वायर या L² प्लस R², आगे पीछे इसमें हो सकता है। तो इस तरह से हमने AP का मान यहाँ पे रख दिए। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे प्रोसेस भी है, देखो निकला हुआ, कैसे निकाले थे हमने, ये देखो है ना, ये साइड में आप पाइथागोरस प्रमेय भी लिख सकते हो। तो इस तरह से AP की जगह हम AP का मान रख सकते हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ पे AP की जगह हमने AP का मान रख दिए। AP स्क्वायर का मान, तो AP स्क्वायर का मान कितना है, AP स्क्वायर का मान देखो ये है R² प्लस L स्क्वायर, और रूट निकल के चला गया इधर तो क्या हो गया, √R² प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से आपको देना है समीकरण नंबर 1। सेम प्रक्रिया है जैसे हमने अक्षय स्थिति के लिए किए थे। तो E1 का मान क्या निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस L स्क्वायर। अब हम E2 के मान को निकालेंगे। तो अब ये बताइए यहाँ पे इस आकृति को देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं विद्यार्थी, बराबर। तो अब ये बताइए जो मान AP का है क्या वही मान BP का या PB का भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों भुजाएं तो आपस में बराबर परिमाण के हैं, इसीलिए हम इसके मान को अगर निकालेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। क्यों उतना ही आएगा, स्पष्ट सी बात है, क्योंकि यहाँ पे R है और इधर पे L है, दोनों के आधार और जो लंब है दोनों के मान जो है वो समान ही है, तो इधर का भी मान कितना आएगा, उतना ही आएगा, √R² प्लस L स्क्वायर। तो हमको E2 के गणना करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ E1 के मान से ही गणना हो जाएगी। क्यों, उसका रीज़न ये है कि जब हम निरक्षीय स्थिति का व्यंजक निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति के व्यंजक में हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ E1 की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, E1 की ज़रूरत पड़ती है। तो अब E1 की ज़रूरत पड़ती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की गणना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए विद्यार्थी हम यहाँ पे देखते हैं E1 की गणना, मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना करना। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिणामी क्यों बोले हमने इसको, परिणामी इसीलिए बोले क्योंकि यहाँ पे हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु E के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको cos थीटा की भी ज़रूरत पड़ रही है। E1 का मान तो हमने निकाल लिए, अब cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम cos थीटा का मान निकालते हैं। कक्षा 10वीं में आपने पढ़े हो कि cos थीटा बराबर क्या होता है, जो आधार बटे कर्ण वाला सूत्र से अगर हम देखेंगे तो देखो cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए भाई आधार बटे कर्ण होता है ना, तो इस त्रिभुज में अगर हम cos थीटा का मान निकालना चाहे इस त्रिभुज की मदद से तो कैसे निकलेगा विद्यार्थियों, cos थीटा का मान देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान क्या है, सिंपल सी बात है L है, और कर्ण तो देखो कर्ण इधर भी वही होता है इधर भी वही होता है, तो cos थीटा का मान क्या निकल के आएगा यहाँ पे R² प्लस L स्क्वायर, √R² प्लस L स्क्वायर। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे कि cos थीटा बराबर हो जाएगा
एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अब हम उसके फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस छूट गया है मेरे से, तो आपको यहाँ पे एक लाइन हिंदी में ये लिखना है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर लिखना है यहाँ पे ई 2E1 cos थीटा। ठीक है, क्या लिखना है आपको? 2E1 cos थीटा। और cos थीटा का मान जो है ना वो आपको लिख लेना है। cos थीटा का मान कितना होता है? एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इतना आपको लिख लेना है विद्यार्थियों। आपको यहाँ पे ये जो है यहाँ पे छूट चुका है पीडीएफ फाइल में, मेरे से थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया है। तो आपको एक लाइन लिखना है हिंदी में यहाँ पे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 2E1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखना है? तो एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इतना सा आपको कष्ट करना है। ये इतनी सी मेरे से गलती हो गई तो सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ आपको। तो देखिए अब हमने क्या किए हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए हैं। ठीक है, 2E1 cos थीटा। E1 का मान कितना है विद्यार्थियों? देखो E1 का मान ऊपर में देखो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन, देखो ये E1 का मान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1 दिए थे हमने इसको। अब इस मान को हम कहाँ रख देंगे? E1 की जगह। देखो अब ये देखो यहाँ पे ये जो मान है वो है ना सेम का सेम जैसा का वैसा। अब ये 2 कहाँ से आया? तो ये 2 इसी से आया। यहाँ पे 2 सूत्र में है, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो हमको 2 लगाना है ई की गणना करने के लिए। तो यहाँ पे है ये वाला 2 है ये, और E1 का मान कितना है? तो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा का मान कितना रहेगा? तो cos थीटा का मान अभी हमने कुछ देर पहले निकाले थे, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए विद्यार्थी कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि साइंस के बच्चे हो। देखो यहाँ पे इसका भी जो है बेस एक ही है, और मतलब इसमें भी बेस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इनटू है। तो आपको पता है ना ये आपस में सब में गुणा का चिन्ह है, तो इनका क्या होगा? गुणा होगा, स्पष्ट सी बात है। अब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका आधार कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये रूट है ना, तो रूट को हम क्या लिखते हैं? आपको पता ही है किसी भी संख्या के ऊपर रूट का मतलब उसके ऊपर 1/2 की पावर होती है। तो यहाँ पे रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो हमने पावर लगा दी है ना यहाँ पे अगले स्टेप में। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कितने की पावर है? 1 की पावर है, और इसमें 1/2 की पावर है। दोनों के आधार कैसे हैं? समान है। दोनों का क्या हो रहा है? आपस में गुणा हो रहा है। तो आधार समान तो घातें क्या होती है स्टूडेंट्स? जुड़ते हैं। तो 1 और आधा कितना होता है? 1.5 होता है कि नहीं? देखो सिंपल सी बात है, हम जब सामान्य लेन देन में 1 और आधा 1.5 बोलते हैं कि नहीं? तो 1.5 को हम कैसे लिखते हैं? 1 सही 1/2। ये मिश्र भिन्न है। जब इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 2 1 2 और 2 और 1 3। तो सरल भिन्न में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 3/2। तो आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि 1.5 को क्या लिखते हैं हम? 3/2 लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 1.5 को 3/2 लिख दिए। अब देखिए अगली स्टेप में यहाँ पर हमने 3/2 लिख दिए। ठीक है, तो अब आपस में गुणा हो गया ना इन दोनों का, तो QL का भी गुणा हो गया। अब देखो इन सब का अगर आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इसका गुणा होगा ना 2QL बनेगा। और हमने क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स इसके पहले वाले लेक्चर में कि 2QL के बराबर क्या होता है? 2QL के बराबर P होता है। ये बात आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि 2QL यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने यहाँ पे क्या किए? इस 2QL के बदले में उठा के अगले स्टेप में हमने क्या किए? P लिख दिए। अगले स्टेप में हमने क्या लिख दिए विद्यार्थियों? P।
तो ये P कहाँ से आया, तो आप समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2QL के बराबर हमने क्या लिख दिए, P। अब ये यहाँ से तो 2 इधर चला गया, तो इसके पास में क्या बचा, अब इसको तो 1 लिखना ही पड़ेगा हमको, कुछ नहीं मतलब 1 तो सबके साथ रहता ही है। तो यहाँ पे 1/4πε0 हो गया, और ये घात भी जैसे कि वैसे रख दिए हमने, और P हो गया उसके बदले में। अब जैसे हमने वहाँ पे L लेस देन R लिए थे ना, याद है अक्षीय स्थिति में, वैसे ही यहाँ पे हम L लेस देन R लेंगे। लेस देन का मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही नगण्य। कौन छोटा, L छोटा, क्योंकि ये देखो इधर है ना चिन्ह इसका, तो जो जो कोना वाला भाग इधर रहता है वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहता है उसको हम बड़ा बोलते हैं। तो ये L लेस देन R मतलब कि L को हम शून्य मान लेंगे। तो स्पष्ट सी बात है, जो भी निष्कर्ष निकल के आया है उसमें अगर हम L को शून्य मानते हैं तो L तो यहाँ से गायब भी हो जाएगा, ना के बराबर। तो कुल मिला के अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में P के बटे में क्या बचेगा, R², और फिर उसके ऊपर कितने की घात बचा रहेगा स्टूडेंट्स, 3/2। तो देखो ये नीचे वाले घात से ये ऊपर वाले 2 की घात कट सकती है ना, बिल्कुल कट सकती है। तो देखो हमने यहाँ पे कटने की प्रोसेस की है, तो फाइनली जब 2 से 2 कट गया तो हमारे पास में क्या बचा, तो यहाँ पे बचा R के ऊपर 3 की घात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे E लिख लेना और इक्वल करके लिख लेना। तो फाइनली लास्ट में बचेगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू P/R³। ठीक है, ये R है यहाँ पे, तो P/R³। तो देखो अब इसको हम आगे और सरल नहीं कर सकते, तो यही है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लास्ट में न्यूटन प्रति कूलाम क्यों लिखे, क्योंकि E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए ये जो है यहाँ लास्ट में ब्रैकेट में जो है ये मान है, इसका कैसे हल किए, 1 और आधे को जोड़े तो 3/2 होता है, तो ये नोट आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने देखे विद्यार्थियों की निरक्षीय स्थिति का व्यंजक बहुत सरल है, आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको बेसिक जो है अपना वो क्लियर रखना है, और बेसिक क्लियर रखने के साथ में आपको इसको एक बार बना के भी देखना है। कितनी सिंपल सी बात है, अब चित्र को देख के आसानी से इतना शब्द लिख सकते हो। देखो चित्र को देख के कैसे वर्णन करना है, सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके मध्य की दूरी 2L है। AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, ऐसा चाहे तो लिख भी सकते हो आप, A से P को मिलाया और B से P को मिलाया, ऐसा नहीं भी लिखना है तो चलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु A पर +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई देखो ये आवेश ही तो है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो हम इन आवेशों की वजह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी गणना करेंगे, तो उसकी गणना कूलाम के नियम से ही होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से निकल के आती है, कूलाम के नियम से। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली है, चूंकि बिंदु ए की बात हो रही है, तो बिंदु ए के लिए हमने यहाँ पे E1 नाम दिए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिए E1, तो E1 बराबर 1/4πε0 के Q/AP। AP क्यों लिए विद्यार्थियों, A से P तक के की दूरी। ठीक है, इसकी दिशा लिख दी है हमने स्टूडेंट्स, दिशा में हमने क्या लिख दिए, AP दिशा। स्पष्ट सी बात है, देखिए आप एरो के चिन्ह को अच्छे से देखिए, कुछ भी आपको गलत नहीं करना है। A से P की ओर दिशा है। अब AP का मान निकालना है, चूंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके लंब और आधार दोनों के मान है, तो क्या हम AP का मान कर्ण भुजा का मान प्रमेय से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रमेय लगा दिए। अब ये प्रमेय तो आपने कक्षा 10वीं में पढ़े ही हो, कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो यह लंब का वर्ग पहले आ गया, तो OP का वर्ग धन AO का वर्ग। तो OP का मान कितना है, R था, देखो OP का मान चित्र में R है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किए, OP की जगह R रख दिए, और AO का मान कितना था, L था, तो हमने AO का मान यहाँ पे क्या रख दिए विद्यार्थियों, L रख दिए। तो क्या आ गया कुल मिला के यहाँ पे AP² बराबर R² + L²।
अब हम एपी का मान निकालते हैं, तो स्क्वायर निकल के जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। तो रूट बनने के बाद में एपी से स्क्वायर निकल के चला गया। तो देखो अब हम इस समीकरण में मान रखेंगे, इसी का तो मान निकाल रहे थे हम एपी का। तो एपी का मान कितना है यहाँ पे, एपी स्क्वायर का मान, तो एपी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो उसको उठा के हमने जैसे के वैसे रख दिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब यहाँ पे हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, E बराबर 2E1 कॉस थीटा। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करके लिखना है आपको एक लाइन हिंदी में यहाँ पे, और E बराबर 2E1 कॉस थीटा लिखना है। उसके बाद में 2 जो है ये जैसा का वैसा रहेगा यहाँ पे, फिर E1 का मान रखना है जो ऊपर निकाल के लाए हमने। फिर कॉस थीटा का मान कैसे आया था मैंने बता दी, फिर से एक बार बता देती हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जो हमने कक्षा 10वीं में पढ़े थे। तो कक्षा 10वीं के आधार पे अगर हम देखें इस त्रिभुज में, तो आधार का मान कितना है स्टूडेंट्स, आधार का मान देखिए यहाँ पे L है, तो यहाँ L आ जाएगा। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फाइनली कॉस थीटा का मान कितना निकल के आएगा, कॉस थीटा का मान निकल के आएगा L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद में हमने क्या किए, इन दोनों का आधार समान था तो इन दोनों को गुणा करके आधार को जोड़ दिए। तो आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, तो इसके ऊपर 1 की पावर है, तो 1 और आधा, यहाँ का 1 है ना और यहाँ का आधा, तो जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये जुड़कर हो जाएंगे 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। चूँकि हमको पता है कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला नज़र आ रहा है 2QL, और 2QL के बराबर क्या होता है, P वैद्युत विध्रुव आघूर्ण, जो हमने पहले पढ़ चुके थे। तो जब यहाँ पे हम 2QL के बदले P रख सकते हैं तो हमने यहाँ पे क्या रख दिए, P। चूँकि हमको पता है कि जो L का मान है वो R की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वैद्युत विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी जो होती है 2L, वो बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है। तो उसको हम नगण्य मान के चलते हैं, तो हमने यहाँ पे उसकी उपेक्षा कर दिए, तो ये 0 हो गया। मतलब फाइनली यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर और उसके ऊपर 3/2 की घात। अब चूँकि यहाँ पे समान घात है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो हमने इनको काट दिए। तो कटने के बाद में आर के ऊपर फाइनली क्या बचा, लास्ट में आर के ऊपर यहाँ पे बचा 3 की घात। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे विद्यार्थियों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति का व्यंजक होता है E = 1/4πε0 के इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आप व्यंजक को याद कर लीजिए, और अंतिम में जो निष्कर्ष आया है उसे भी याद कर लीजिए। और अंत में आपको ये लिखना है कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है। तो आशा करती हूँ कि ये व्यंजक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इनके नोट्स तैयार करते जाइए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके सॉल्यूशन को जो है वो आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। तो ये जो व्यंजक है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और बेसिक के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।